आज की वीडियो में हम सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन के दो सिद्धांतों ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत और उत्तक जन पर्थ सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत या ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। यह सिद्धांत पर्रोह के शीर्षस्थ विभुजोतक या एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने में अपेक्षाकृत उपयुक्त माना गया है तथा एपिकल मेरिस्टेम में जो कोशिकाएं हैं उनमें होने वाले विभाजन की तल और दिशा पर आधारित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्मिट नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया और फास्टर नामक वैज्ञानिक ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं उनका पर्रोह शीर्ष एपिकल सूट एपेक्स जो है वो दो क्षेत्रों में विभेदित होता है, ट्यूनिका और कार्पस। ये देखिए बाहर वाला पार्ट है वो ट्यूनिका कहलाता है और अंदर वाला जो है वो कार्पस कहलाता है। तो उच्च श्रेणी के जो पादप है उन पादपों का सूट अपेक्स दो क्षेत्रों ट्यूनिका और कार्पस में विभेदित होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ट्यूनिका और कार्पस दो क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं और नीचे वाला डायग्राम भी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से रिलेटेड ही है। ये इसमें बाहर वाला या बाहर वाली जो परत है वो ट्यूनिका है और अंदर वाली है कार्पस। ये ट्यूनिका क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है कार्पस क्षेत्र। सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूनिका। तो पर्रोह शीर्ष का यह एक या बहुस्तरीय आवरण होता है। ट्यूनिका जो है वो सूट एपेक्स का एक या बहुस्तरीय आवरण है। ये कोशिकाओं के एक स्तर का बना हो सकता है और बहुस्तरीय भी हो सकता है। इसकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ट्यूनिका वाला पार्ट उसकी कोशिकाएं छोटी है और कार्पस वाले पार्ट की कोशिकाएं बड़ी है। तो ट्यूनिका वाला जो भाग है ट्यूनिका जो भाग है ट्यूनिका क्षेत्र है उसकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती है और इस क्षेत्र की कोशिकाओं में केवल एंटीक्लिनल डिवीजन ही होता है। इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ट्यूनिका क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में यहाँ देखिए इन कोशिकाओं में केवल एंटीक्लिनल या अपनतिक विभाजन ही होता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं पर्रोह शीर्ष या सूट अपेक्स का बाह्य स्तरीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है। ट्यूनिका की सबसे बाहर वाली पंक्ति की जो कोशिकाएं हैं वो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का निर्माण करती है। यहाँ देखिए सबसे बाहर वाली परत की कई बार जैसे मान लो एक स्तरीय भी हो सकता है और बहुस्तरीय भी हो सकता है। तो यदि ये बहुस्तरीय है तो इसकी बाहर वाली परत की जो कोशिकाएं हैं वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है और इसकी जो अंदर वाली परतें हैं उन परतों से वल्कुट या कॉर्टेक्स और लीफ प्रीमोर्डिया का निर्माण होता है। बाहर वाली परत की जो कोशिकाएं हैं वो एपिडर्मिस बनाती है और अंदर की परतों की जो कोशिकाएं हैं उनसे कॉर्टेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण होता है। दूसरा जो भाग है वो है कार्पस। तो कार्पस वाला भाग ट्यूनिका से ढका हुआ होता है यानी अंदर वाला जो भाग है वो कार्पस कहलाता है। ये देखिए बाहर ट्यूनिका है और अंदर कार्पस है। इसमें भी बाहर वाला पूरा एरिया है वो ट्यूनिका है और ट्यूनिका के अंदर वाला ये वाला भाग है वो कार्पस है। देखिए कार्पस वाला जो क्षेत्र है वो ट्यूनिका से ढका हुआ होता है और ये वास्तव में केंद्रीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभिन्न तलों में विभाजित होती है। अपन ने ट्यूनिका वाले भाग में क्या देखा था कि ट्यूनिका वाले क्षेत्र में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में केवल अपनतिक या एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, जबकि कार्पस क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में वो कोशिकाएं सभी तलों में विभाजित होती है और ये कोशिकाएं ट्यूनिका वाले क्षेत्र की अपेक्षा आकार में भी बड़ी होती है। यहाँ देखिए ट्यूनिका वाले क्षेत्र की कोशिकाओं का आकार छोटा है और कार्पस क्षेत्र की कोशिकाओं का आकार बड़ा है। तो ट्यूनिका क्षेत्र के अंदर की तरफ बहुस्तरीय कार्पस क्षेत्र पाया जाता है और दूसरा इसमें है कि कार्पस क्षेत्र की कोशिकाओं की साइज ट्यूनिका क्षेत्र की कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है
और ये कोशिकाएं विभिन्न तलों में विभाजन कर सकती है। इन कोशिकाओं की सक्रियता या विभाजन के फलस्वरूप पादप की भीतरी ऊतक जैसे भरण ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और सहवन ऊतक तंत्र, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप पादप शरीर की मोटाई में वृद्धि या पादप शरीर के आयतन में वृद्धि होती है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्मिट नामक वैज्ञानिक के अनुसार पर्रो है जो शीर्ष या सूट अपेक्ष है वो दो क्षेत्रों में विभेदित होता है। बाहर वाला क्षेत्र ट्यूनिका कहलाता है और अंदर वाला क्षेत्र कार्पस कहलाता है। ट्यूनिका क्षेत्र में कोशिकाओं की एक परत हो सकती है, एक से ज़्यादा परतें भी हो सकती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं आकार में छोटी होती है और इसके अंदर की तरफ कार्पस क्षेत्र, अंदर वाला जो क्षेत्र है वो कार्पस क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। दूसरा, यदि अपन देखें विभाजन, तो ट्यूनिका क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनमें केवल अपनतिक या एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जबकि कार्पस क्षेत्र की कोशिकाएं विभिन्न तलों में विभाजन कर सकती है। ट्यूनिका क्षेत्र की कोशिकाएं या ट्यूनिका क्षेत्र में यदि कोशिकाओं की एक परत है, ऐसी स्थिति में कोशिकाएं हैं वो केवल बाह्य त्वचा बनाती है। और यदि ट्यूनिका क्षेत्र बहुस्तरीय है तो बाहर वाली पंक्ति की कोशिकाएं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस बनाती है, और भीतर वाली परतों की जो कोशिकाएं हैं वो कॉर्टेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण करती है। कार्पस क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप भरण ऊतक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और सहवन ऊतक तंत्र या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। अब देखिए, अधिकांश पादपों में ट्यूनिका और कार्पस क्षेत्र सुस्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं, लेकिन कुछ पादपों में ऐसा नहीं होता है। कुछ पादपों में इन क्षेत्रों में स्पष्ट सीमा रेखाएं नहीं होती है। उनमें ट्यूनिका की बाहर वाली परत से एपिडर्मिस बनती है और शेष ट्यूनिका और संपूर्ण कार्पस वाले भाग से अन्य ऊतक तंत्रों जैसे वल्कुट ऊतक तंत्र और सहवन ऊतक तंत्र का परिवर्तन होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जैसा कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत में कहा गया है कि भाई पादप में ट्यूनिका और कार्पस वाले दो क्षेत्र पाए जाते हैं, और लेकिन अधिकांश पादपों में ऐसा विभेदन नहीं होता है। जिन पादपों में ऐसा विभेदन नहीं होता है उनमें ट्यूनिका की सबसे बाहर वाली परत है वो एपिडर्मिस बनाती है, और ट्यूनिका की शेष परतें और संपूर्ण कार्पस वाले भाग से अन्य ऊतक तंत्रों जैसे वल्कुट ऊतक तंत्र, सहवन ऊतक तंत्र का परिवर्धन होता है। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत पर्रो है शीर्ष या सूट अपेक्स के अध्ययन हेतु सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत में ट्यूनिका और कार्पस क्षेत्र की जो डेस्टिनी है वो पूर्णतः निश्चित नहीं होती है, और यही इस सिद्धांत का एक धनात्मक या पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ ट्यूनिका और कार्पस क्षेत्र की जो डेस्टिनी है या जो भविष्यता है वो पूर्णतः निश्चित नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार ट्यूनिका और कार्पस क्षेत्र की डेस्टिनी पूर्णतः निश्चित नहीं होती है, वो चेंज भी हो सकती है। इस प्रकार ये एक लचीला सिद्धांत है, और फोस्टर ने इसके लचीलेपन को प्रस्तुत करने के लिए दो तथ्य दिए। पहला तथ्य ये दिया उन्होंने कि विभिन्न पादप प्रजातियों में ट्यूनिका परत में कोशिका पंक्तियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। मौसम के बदलाव के कारण ट्यूनिका परत में कोशिका पंक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुछ पादपों में ट्यूनिका वाली परत में कोशिकाओं की केवल एक पंक्ति पाई जाती है, कईयों में इससे एक से ज़्यादा पंक्तियाँ भी पाई जाती है। उनके अनुसार मौसम के बदलाव के कारण एक विशेष प्रक्रिया पौधों में देखी जाती है जिसे बोलते हैं घटना अंतराल आवर्तिता, यानी पंक्तियों की संख्या बदलती रहती है। ट्यूनिका वाले क्षेत्र में कोशिकाओं की पंक्तियों की संख्या एक भी हो सकती है, मौसम के अनुसार इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरी इन्होंने बताई कि ट्यूनिका और कार्पस क्षेत्रों के बीच में जो सीमा रेखा है वो स्पष्ट नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि एक ही पादप प्रजाति में अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार ये जो सिद्धांत है अपने लचीलेपन के कारण सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, जो पर्रो है शीर्ष का संगठन सूट अपेक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझाने में सबसे मान्य सिद्धांत है ये। दूसरा या चौथा सिद्धांत अपन देखेंगे हिस्ट्रोजेनिक लेयर कंसेप्ट।
उत्तक जन परत सिद्धांत। पिछले वीडियोज़ में हमने 2 सिद्धांत देखे थे। एक देखा था एपिकल सेल थ्योरी और दूसरा देखा था हिस्टोजन थ्योरी। आज की वीडियो में हमने ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के बारे में पढ़ा और अब पढ़ेंगे हम हिस्टोजेनिक लेयर कंसेप्ट। तो देखिए, हिस्टोजेनिक लेयर कंसेप्ट डर्मेन नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत को नकार दिया और उनके अनुसार सूट अपेक्ष होता है, उसमें कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं। इन स्तरों की संख्या 3 हो सकती है और 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। डर्मन ने इन स्तरों को विशिष्ट नाम दिए, जैसे L1, L2, L3, L4, इस प्रकार से इन्हें नाम दिए गए। डर्मन के अनुसार L1 जो स्तर है उसके द्वारा स्तंभ और पर्णों की एपिडर्मिस बनती है और L2 स्तर से हाइपोडर्मिस, वल्कुट और 7 ऊतकों का कुछ भाग बनता है और L3 जो स्तर है उससे 7 ऊतकों का शेष भाग और मज्जा का निर्माण होता है। ये सिद्धांत जो है उसमें डर्मन ने इन जो स्तरों को, ये जो स्तर बताए L1, L2, L3, L4, इनको डर्मन ने हिस्टोजेनिक लेयर्स नाम दिया। लेकिन मोटे रूप से ये सिद्धांत हेंस्टीन के उत्तक जनवाद जैसा ही है। यानी हेंस्टीन ने जो हिस्टोजन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सूट अपेक्ष में 3 स्तर पाए जाते हैं, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन, उसका ही कुछ मिलता जुलता रूप है और इस सिद्धांत को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। एक बार फिर से अपन हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी को रिपीट कर लेते हैं। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी का प्रतिपादन डर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत को नकारते हुए बताया कि सूट अपेक्ष में कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं। इन स्तरों की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती है। डर्मन ने इन स्तरों को L1, L2, L3, L4 आदि नाम दिए। उन्होंने बताया कि L1 स्तर से पादप के स्तंभ और पर्णों की एपिडर्मिस बनती है। L2 स्तर से पादप में हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यूज का कुछ भाग बनता है। L3 स्तर से वेस्कुलर टिश्यूज का शेष बचा हुआ भाग और मज्जा का निर्माण होता है। और डर्मन ने इन सभी परतों को L1, L2, L3, L4 इनको हिस्टोजेनिक लेयर्स नाम दिया। लेकिन मोटे रूप से ये सिद्धांत हेंस्टीन के हिस्टोजन थ्योरी से ही मिलता जुलता सिद्धांत है और इस सिद्धांत को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। थैंक यू।